हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान पॉलिटी के जो टॉप 500 क्वेश्चंस है, प्रश्न है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा के विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले जो पार्टी प्रस्तुत किया था वो स्वराज पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सबसे व्यक्तिगत, यहाँ पर देख लीजिए इंडिविजुअल है, तो M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा की गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था संविधान सभा का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। कब मांग की? 1935 में मांग की। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। कब आया था? आपको याद रखना होगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपको कैबिनेट मिशन याद रखना होगा। 22 मार्च को आया था, 1946। कैबिनेट मिशन है जो कि 1946 में आया था, लेकिन जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में आया था। याद रखना होगा, 1942 में आया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में, 1946 में हुआ था। 1946 में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थाई, देख लीजिए यहाँ पर अस्थाई है। संविधान सभा की प्रथम बैठक तो ये हो चुका है, 1946 में हुआ था प्रथम बैठक। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। तो प्रथम अध्यक्ष अस्थाई रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम गोल कर दे रहे हैं, अस्थाई रहेगा अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाएगा तब आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। लेकिन संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थाई पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई और अस्थाई पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो वो था आपका आंसर जो है हैदराबाद। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों में कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? 10 लाख। 10 लाख की आबादी पर। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष, देख लीजिए संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर देख लीजिए, जब भी पूछा जाए संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष, तो आपका जो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति, जब पूछा जाए कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर देख लीजिए प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो
तो आपको संविधान सभा में सभी जितने भी अध्यक्ष बोले हैं, अस्थाई, अस्थाई, प्रांतीय, ये सभी आपको याद रखना होगा। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष, तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के जो राष्ट्र ध्वज संबंधी जो भी अध्यक्ष है, समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार के उप समिति अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा का अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में 33 थी। कितना था? 33। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी कितनी थी? 15 थी। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? तो संविधान के निर्माण में टोटल आपका 2 साल लगा, 11 महीना लगा और 18 दिन लगा। संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी? 11। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्चे हुए? देख लीजिए, इतना रुपए खर्च हुआ है। उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 में। संविधान सभा के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है? तो 22 आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई को 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज था, यहाँ पर राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत, यहाँ पर राष्ट्रीय गीत है, देख लीजिए, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत एक ही डेट में अपनाया गया था। वो कौन है? 24 जनवरी 1950 में, आपको याद रखना होगा। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? तो राष्ट्रमंडल का जो सदस्य देश बना वो मई में बना था, 1949 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले में मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री भी इन्हीं को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्वतंत्र भारत का प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई है, जो कि पहला रेलवे स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर। और भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थी? तो C.H. भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. सेठी। R.K. वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर कौन थे? R.K. सेठी थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री तो B.N. गॉडगिल। स्वतंत्र भारत का प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर सरदार प्रसाद मुखर्जी।
श्याम प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? तो 26 जनवरी को पारित किया गया है। तो देख लीजिए 26 नवंबर 1949 में। और मूल संविधान में जो मूल संविधान हुआ था तो उसमें अनुच्छेदों की जो संख्या थी कितनी थी? 395 थी। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। जब मूल संविधान बोल रहा है मतलब जो जब संविधान बना था वो उस टाइम का बात कर रहा है। संविधान सभा के सभी समिति एवं सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? तो आपको सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो प्रारूप समिति थी। कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति आपकी महत्वपूर्ण समिति थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था। और संविधान सभा के किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? तो जब पहली बार पढ़ा गया 4 नवंबर 1948 को था। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेटल बाय द असेंबल बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष में पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 में हुआ था। और किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीट जीती थी? तो 73। 296 सीटों पर संविधान सभा में हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती थी? तो 208 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा की गई थी। भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। किस प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा गया था? तो निराजुद्दीन अहमद। किसने कहा था? तो निराजुद्दीन अहमद ने कहा था। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा कहा गया। संविधान सभा ने किस जानवर के प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया था? तो हाथी। संविधान सभा के लिए जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सर बी एन राव को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो HBR अयंगर को नियुक्त किया गया था। संविधान के प्रमुख कॉलिग्राफर कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण थे। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया है? तो इटैलिक शैली में लिखा गया है। भारतीय संविधान के मूल जो संस्करण का सौंदर्य और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिसमें मदन लाल बोस और व्यूस राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कैलीग्राफर कौन थे? तो बसंत कृष्ण वैद्य थे। कौन थे? बसंत कृष्ण वैद्य। मूल संविधान में हिंदी संस्करण सौंदर्य के सजावट किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 17 नवंबर 1949 को।
डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जीबी मालवंकर के द्वारा किया गया था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया था? तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसी से लिया गया है अधिकतर। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया? भारत अधिनियम 1935। ये सभी जो लिया गया है, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपालिका, आपातकालीन, ये सभी कहाँ से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा गया है। किस संविधान के संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? ये जब 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, उस टाइम जो समाजवादी शब्द था, सोशलिस्ट, और जो धर्मनिरपेक्ष, ये सभी शब्द जोड़े गए थे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के संविधान सर्वोच्च एवं न्यायपालिका। मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्र किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के। याद रखिएगा, जब भी अधिकार का बात करेगा वो अमेरिका आ जाएगा, और न्यायपालिका के बात भी करेगा तो अमेरिका आ जाएगा। संविधान की जो सर्वोच्चता है वो सभी अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने के विधि किस देश के संविधानों से लिया गया? तो अमेरिका के। देख लीजिए, निर्वाचित राष्ट्रपति को, जो अभी राष्ट्रपति हैं, एवं उस पर जो महाभियोग लगाकर हम लोग हटाते हैं, और उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्चतम न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है, वो सभी को हटाने का जो महाभियोग है, जो नियम है, वो कहाँ से लिया गया है? कौन से देश के नियम से, विधि से लिया गया? तो वो अमेरिका देश है, जिससे ये सभी चीज़ लिया गया है। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता का प्रावधान, मीन्स सिंगल सिटीजनशिप, और जो संसदीय शासन प्रणाली है, वो लिया गया है ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन के जो संविधान है उससे उठा लिया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देश सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड। देख लीजिए, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? जो आपको नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति आप याद रखिएगा, भारत में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्य के जो नियुक्ति करते हैं, वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच का जो संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस देश के प्रावधान से लिया गया है? संविधान से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा एवं समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आपको याद रखना होगा कि जो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप होता है, जो बीच के जो संबंध होते हैं केंद्र और राज्य के, वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपात के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी।
आपको याद रखना होगा, जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगता है, उस दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है, देख लिए, मौलिक अधिकार, मौलिक जब भी अधिकार का बात आएगा, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या मौलिक अधिकार, यहाँ पर है क्या मौलिक कर्तव्य, तो एक कर्तव्य है जो कि रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। संघ और राज्य के बीच की जो शक्ति है, जो पावर का जो विभाजन किया गया है, जो बंटवारा किया, डिवीजन, जो विभाजन किया गया है, संघ और राज्य के बीच के जो पावर को डिवाइड किया गया है, वो कौन से संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का देख लीजिए, जो हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन कर कर हम बहुत सारे नियम चेंज करते हैं। जैसे कि 42वां संशोधन में हम लोग क्या क्या किए? सोशल शब्द को ऐड किए, धर्मनिरपेक्ष, ये सब चीज़, सेकुलर वर्ड, ये सब हम लोग उस संविधान में ऐड किए। तो उस संविधान संशोधन के थ्रू वो सब चीज़ हम लोग करते हैं। तो वो जो संशोधन प्रक्रिया है वो हम लोग किस देश से लिए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से। संघ एवं राज्य एवं तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो पहली अनुसूची में मिलेगा। पहली अनुसूची में संघ, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की उल्लेख मिलता है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69 नहीं, 69 संशोधन हुआ था 1991 में। भारतीय राज्य व्यवस्था को विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? ये सभी दूसरी अनुसूची में मिलता है। आपको याद रखना होगा, पहली अनुसूची में क्या मिलता है? पहली अनुसूची में हमको संघ एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उल्लेख मिलता है। आपको याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सेकंड अनुसूची में क्या मिलता है हमको? सेकंड में जो सैलरी से रिलेटेड रहेगा, संबंधित रहेगा, सैलरी जो वेतन होता है ना, जैसे राष्ट्रपति, ये सभी का, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उनका जो सैलरी के बात करता हो, भत्ते का, वेतन का, पेंशन का, वो दूसरी अनुसूची में है। आप इतना याद रखिएगा। तीसरा चलिए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालय के वेतन, ये तो अभी हम लोग ऊपर देखें, ये सभी का जो वेतन, अब वेतन से रिलेटेड रहेगा ना, वो दूसरी अनुसूची हो जाएगा। आप बस इतना दिमाग में रख लीजिए। नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन जो संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख ये 12वीं अनुसूची में है। जो नगर निगम है उसी का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो वो कौन सी अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची के कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18। भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? जब 74 संशोधन हुआ था, 74 संशोधन 1993 में। याद रखिए कब हुआ था? 1993 में। ये पूछा जाएगा कि कौन से संशोधन में किया गया था? तो 74th संशोधन हुआ था, उसमें चेंज किया गया था। अब है कि भारतीय संविधान को पंचायत राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो शहरी वाला 12वीं अनुसूची में मिलता है, और जो पंचायती राज है वो कौन में मिलता है? 11वीं अनुसूची में मिलता है। कौन? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन हुआ था? तो देख लीजिए, संवैधानिक संशोधन जो आपका नगर पालिका वाला हुआ था 74 में हुआ था, लेकिन 73 में हुआ था। कौन? पंचायती राज वाला। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची वाला ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची वाला आपका कौन हो जाएगा?
73 संशोधन में 1993 में किया गया था। दल बदल संबंधित जो प्रावधान है संविधान के किस अनुसूची में 10वीं अनुसूची में मिलता है, देख लीजिए। 12वीं अनुसूची की बात कर चुके हैं, 12वीं की बात कर चुके हैं, 11वीं की बात कर चुके हैं, अब 10वीं में आ गया। 10वीं में जो दल बदल जैसे कि एक एमएलए हो गया या एमपी हो गया, वो एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है तो उसका जो सदस्यता है वो रद्द कर दिया जाता है। उसी को यहाँ पर इस अनुसूची के अंदर ये नियम लाया गया है। कौन? 10वीं अनुसूची के अंदर। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 72 नहीं 52 संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था 72 संविधान संशोधन, उसके तहत 10वीं अनुसूची को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न जो पदाधिकारियों है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी मंत्री है, उच्च न्यायालय है, उनके द्वारा जो शपथ लिया जाता है, शपथ से रिलेटेड रहेगा, मीन्स ओथ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओथ। शपथ से रिलेटेड रहेगा वो तीसरी अनुसूची में आ जाएगा। फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। पहली अनुसूची में क्या आ जाएगा? आपका जो स्टेट, सेंटर और जो केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलेगा पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में सैलरी से रिलेटेड रहेगा, सैलरी से मीन्स वेतन से रिलेटेड, वेतन से संबंधित रहेगा, वो आपकी दूसरी अनुसूची में आ जाएगा। तीसरी में आ जाएगा आपका शपथ, शपथ से रिलेटेड रहेगा, वो तीसरी अनुसूची में रह जाएगा। अब चौथी अनुसूची में कौन कौन से आ जाएगा? विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का, जो राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो आपको कौन से अनुसूची में मिलेंगे? चौथे अनुसूची में मिलेंगे। चौथी अनुसूची में मिलेंगे। चौथी सूची में मिलेंगे कौन? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व करने वाले। और सातवीं अनुसूची में कौन मिलेंगे? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा के उल्लेख किस अनुसूची में मिलता? तो 7वीं अनुसूची में। और किस अनुसूची में मिलता है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य के बीच के जो शक्तियां हैं उनको शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख 7वीं अनुसूची में मिलता है। चौथी में क्या मिलता है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व करने वाला। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आप इतना याद रखिएगा, संघ, समवर्ती सूची, ये सभी 7वीं सूची में आएगी। वर्तमान के संघ सूची कितने विषय है? 100। संविधान लागू होने के समय कितने थे? 97 थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है? वर्तमान में 61 है। संविधान में लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 थे। कितने थे? 47। और किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? संघ सूची में। संघ सूची में दिए गए पर ही केंद्र सरकार कानून बनाया जा सकता है। राज्य सरकार का अपना जो सीएम होते हैं वो अपना कानून बनाते हैं, लेकिन जो केंद्र सूची होता है उसमें, संघ सूची होता है उसमें केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची में जो दिया रहेगा उस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। कौन में? समवर्ती सूची में। देखो, किसी अनुसूचित में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में मिलेगी। 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जनजाति के रिलेटेड, आपका 5वीं अनुसूची में है। 6ठी में आपका है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में मिलता है। 5वीं अनुसूची में मिलता है
अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। और छठी में मिलता है असम। असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी का जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है वो सभी मिलते हैं छठी अनुसूची में। संविधान लागू के समय 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 14। अभी कितने हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं सूची में जोड़ा गया है। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 21वीं संवैधानिक संशोधन में। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषा को संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 71 संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, तब ये जोड़ा गया था। मैथिली हो गया जो कि बिहार की भाषा है। संथाली है जो कि झारखंड की भाषा है। डोगरी हो गया। और बोडो है असम की भाषा है। डोगरी शायद जम्मू कश्मीर की है। सभी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब? 92 में। जो 92 का जो संशोधन हुआ था, 92वां संशोधन 2003 याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार से रिलेटेड है कि मैथिली भाषा है वो कब मतलब संवैधानिक संशोधन के तहत उनको 8वीं सूची में जोड़ा गया था मैथिली भाषा को। तो 92 जब संशोधन हुआ था उस टाइम 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 9वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो प्रथम संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 क्वेश्चन है कि भारत संविधान में 9वीं अनुसूची जो ऐड किया गया था वो कब ऐड किया गया था? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन किया गया था भाई साहब। पहला कब? 1951 में। उसी टाइम 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने नियम है? 284 है। राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया जाता है? तो 9वीं अनुसूची में है। राज्य द्वारा संपत्ति के जो अधिग्रहण है वो विधियों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? कौन से अनुसूची में मिलता है? तो वो 9वीं अनुसूची में मिलता है। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर ये अलग हुआ था भाई साहब। कब हुआ था? 1953 में। याद रखिएगा 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर लड़ाई कर वो अलग हो गया आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा 1953 में। उसके बाद बहुत सारे महाराष्ट्र अलग हो गया, गुजरात। तो भाषा के आधार पर ही ये सब सबसे पहले यही हुआ था आंध्र प्रदेश। उसके बाद बहुत सारे जो राज्य है वो अलग हुए भाषा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्य को पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता की 4 सदस्यीय आयोग को नियुक्ति किया था? तो इसके धर इसके द्वारा ही ये अध्यक्ष थे 4 सदस्यीय आयोग के। और इसके बाद ही जो आपका जो आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था, इसके धर कमेटी के द्वारा ही ये सुझाव दिया गया था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी इसके धर। भारत के क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होता है। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्र परिषद, पश्चिमी क्षेत्र परिषद और दक्षिणी क्षेत्र परिषद। उत्तरी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्य में है इलाहाबाद, पूर्वी में है कोलकाता, पश्चिमी में है मुंबई, दक्षिणी में है चेन्नई। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में
भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ भाग 4 में मिलता है? कहाँ पे मिलता है? भाग 4 में मिलेगा। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। तो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है संविधान में। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में। मौलिक अधिकार याद रखिएगा, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान में कहाँ पर मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है। कहाँ पे? भाग 3 में। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक भारतीय मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में। मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाषा में मूल्य कर्तव्य को उल्लेख संविधान के किस भाग में? 4 के क मूल्य कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 के क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल्य कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 के क। और जो जब भाग पूछा जाएगा मूल्य कर्तव्य का तो 4A हो जाएगा, मीन्स 4 क भी कह सकते हैं। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो संघ का उल्लेख भाग 5 में मिलता है। कौन से भाग में मिलता है? भाग 5 में मिलता है। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक संघ का उल्लेख मिलता है। लेकिन जब भाग पूछा जाएगा तो भाग 5 में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 6 में मिलता है। और अनुच्छेद पूछा जाएगा कि राज्य के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य का उल्लेख भाग 1 में मिलता है। कौन से भाग में मिलता है? भाग 1 में। कौन से अनुच्छेद में मिलता है? संघ राज्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। उसके बाद है नागरिक का उल्लेख भाग 2 में मिलता है। सिटीजनशिप का कौन से भाग में मिलता है? संविधान के कौन से भाग में मिलता है? भाग 2 में मिलता है। और नागरिकता का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में मिलता है। पंचायती राज का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो 243 का से लेकर अनुच्छेद 243 न यहाँ तक मिलता है। आप इतना याद रखिएगा, 243 का भी पूछेगा या 243, यही इतना ही पूछता है। चलिए नेक्स्ट है कि संघ और राज्य के बीच संबंध के उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग 11 में मिलता है संघ और राज्य के बीच के संबंध का उल्लेख। और अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में मिलेगा? संघ और राज्य के बीच का जो संबंध है वो कौन से अनुच्छेद में मिलेंगे? तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। 245 से लेकर 263 तक। भारत में निर्वाचित संबंधित उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में। कौन से भाग में? भाग 15 में किया गया है। याद रखिएगा, निर्वाचन संबंधित भाग 15 में है। भारत में निर्वाचित संबंधी जो अनुच्छेद तो वो 224 से लेकर 229 तक। तो भाग 15 हो जाएगा। अनुच्छेद जब पूछेगा निर्वाचन से संबंधित उल्लेख संविधान में तो 324 से लेकर 329 तक। भारतीय संविधान के संविधान संशोधन संबंधित उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग 20 में। भाग 20 में क्या संबंधित संविधान संशोधन से संबंधित संविधान संशोधन संबंधी अनुच्छेद। तो अनुच्छेद आपको 368 मिलेगा, 368। और हिंदी भाषा को भारत के राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। याद रखिएगा, 1949 को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था।
उसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा के संबंधित व्यवस्था की गई है? तो जो राज्य भाषा के है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत के राज्य भाषा बना? तो किस अनुच्छेद? तो 343 क के 343 क। नेक्स्ट है कि बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति भारत में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है, जिसको नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं? तो वो अनुच्छेद 352 के 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राज्य में, जैसे नहीं बोलता है जहाँ के कोई भी राज्य हो गया, जैसे बिहार हो गया, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तो वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया जाएगा? तो अनुच्छेद 356। और नेशनल इमरजेंसी 352। और जो फिनांस जो होता है, वित्तीय आपातकाल होता है, अनुच्छेद 360। वित्तीय 360 जो राज्य में इमरजेंसी लगती है वो 356, और जो नेशनल इमरजेंसी हो गया 352। पंचायती राज्य के संस्थाओं का निर्वाचन हेतु उत्तरदायी राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में किया गया था सर्वप्रथम। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना किया गया था? तो बलवंत राम मेहता समिति। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राम मेहता समिति के द्वारा तृतीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया था। पंचायत राज व्यवस्था के सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। यहाँ पर 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। और तृतीय स्तरीय तीन स्तरीय किसके द्वारा? बलवंत राम मेहता समिति। उसके बाद है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ग्राम प्रधान करेगा। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची में है। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? चेन्नई में हुआ था। ग्राम पंचायत की आयों का स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर। यदि पंचायत के भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 महीना के अंदर आपको पुनर्निर्वाचन किया जाता है, 6 महीना के अंदर। किस राज्य के नया कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। उसके बाद है राज्यपाल के पद एवं व गोपनीय शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। कौन? उस राज्य का शपथ कौन दिलाएगा राज्यपाल को? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसके द्वारा। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को हटाने का कोई संविधान ही नहीं है। आप राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य के संचित निधि से आता है। राज्य सरकार के जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है राज्य सरकार का। राज्यपाल का पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 जो उम्र है न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम 35 होना चाहिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है।
राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो भारतीयों को नियुक्त कर सकता है? 1। राज्यपाल सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़िया का समान है। यह वाक्य किसने कहा था? सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? राज्यपाल के अनुमति के बिना। राज्य सरकार में कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। राज्यपाल के सिफारिश पर कौन राष्ट्रपति भंग कर सकता है? भारत के किस उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम। भारत में किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। किस न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 के अनुसार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन था? आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे है? तो संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से है। भारतीय संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 में है। कौन से है? भाग 5 में। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट को गठन के संबंधित प्रावधान है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। संविधान के मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था है? 8। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? 34 है। याद रखिएगा, ये जब बोल रहा है मूल रूप से, ये अभी वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा आपका? 34 हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि किया जा सकता है संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? 65। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाकर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। कौन थे मुख्य न्यायाधीश? कानिया। जनहित याचिका कहाँ दायर किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है जिसमें कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय के वकालत की हो या 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो? मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है।
करता है? कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में। भारत के पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 में। निर्वाचन आयुक्त को डिसमिस करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी का जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? कम से कम 1/6 भाग मतदान में से अगर 1/6 तो उसको वोट नहीं मिलता है तो जमानत जब्त हो जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो वो 6 वर्ष तक सर्विस दे सकते हैं या 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा अपना जो त्याग पत्र है रिजाइन किसको कर सकता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है अपना। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम जीबी मालवणकर था। कौन था? जीबी मालवणकर थे। भारतीय संविधान के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किस विधेयक धन को विधेयक के रूप को प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीबी मालवणकर को। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा का महासचिव। भारत का प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद के त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होता है? प्रधानमंत्री में। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है? तो 3। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, 40 वर्ष। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी सदन, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है।
संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का नियुक्ति व पदच्युत का जो प्रावधान है अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन से आपको अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 75 में मिलता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं जो गोपनीयता का शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। संविधान में लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। भारत वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन को दो ऐसे एंग्लो इंडियन है उसको मनोनीत कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो 1971 की जनगणना पर है। जो लोकसभा में है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थान को आवंटित किया गया वो 1971 के जो जनगणना हुआ था, सेंसस हुए थे, उसके आधार पर है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यूपी 80 गो। कितना है? 80 सीट है। किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। एक सीट है। ये तीनों राज्य में कितने हैं? एक सीट है। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होता है? 2। लोकसभा में कितने? एक साल में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह पर। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित? धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पारित कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? वर्तमान में 545 है। आपात की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष के लिए। संसद के दोनों सदनों को प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? प्रश्नकाल के, देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। हालांकि अधिकतम सीट 250 है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करता है। राज्यसभा सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष होता है। याद रखिएगा, 5 वर्ष नहीं होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितने सीटों का होना आवश्यक है? 1/10 भाग होता। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन क्यों है? राज्यसभा है, देख लीजिए, यह अस्थायी है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य के प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 इसका जो मेंबर है हर एक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 में।
भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद के। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित के राज्य सूची में विषयों का कानून कब बना सकती है? केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा की 2 बैठक के मध्य समयांतराल कितना होना आवश्यक है? अधिकतम 6 माह। किन राज्यों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमनदीप। भारत में कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे? इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति का कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यकता है? 35 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। भारत के संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। भारत में कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो देख लीजिए, जो राष्ट्रपति है वो टोटल आप 14 कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा में दोनों मिलाकर। लोकसभा में 2 कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति।
भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो करेंगे। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों एवं विधानसभा के सदस्य को द्वारा। भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? संवैधानिक अध्यक्ष। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ एवं समवर्ती सूची के। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों का शस्त्रवासना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। मूल संविधान में जो पहले संविधान बना था उसमें मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन अब 6 है। याद रखिएगा। संविधान किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। तो जब 44वां संशोधन किया गया था 1978 में, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का जो अधिकार था, उसको हटा दिया गया। जो समता एवं समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो 19 से लेकर 22 तक। देख लीजिए, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार होगी आपका 19 से 22 तक। कहाँ तक हो गया? 19 से 22 तक हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 22 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित 29 से लेकर 30 तक।
कौन से अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा? संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52 के द्वारा। 52 अनुच्छेद 52 के अनुसार। किस समिति की अनुशंसा पर 42वां संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कब है? कितना है? 11 है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76 में। 76 में। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकार कौन होता है? कानून अधिकारी कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 165 में। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? महाधिवक्ता। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? इकहरी एवं एकीकृत। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा की सदस्यों की संख्या से कितनी होती है? 1/3 होती है। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना बच सके? 40। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7 में है। बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं जम्मू कश्मीर। बस इन्हीं राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। बस विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्य के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद के सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाशन ग्रहण करते हैं। 1/3। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसका विघटित
करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं? 500। वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? 60। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332। विधानसभा के बैठक के लिए सदन में कुल सदस्यों की कितनी उपस्थिति आवश्यक है? 1/10। कितनी? 1/10। यूटी, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये सभी होता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आता है? एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं। लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय, ये सभी विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब चलिए देखते हैं संघ सूची में कौन कौन से आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल, ये सभी जल परिवहन, ये सभी आते हैं संघ सूची में केंद्र सरकार के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय हित के लिए राज्य सूची के संबंधित किस मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 249। सन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र और राज्य संबंध से है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? अनुच्छेद 263। उसके बाद है पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? 3 बार की जा सकती है। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। कौन सी संस्था भारत के सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? नीति आयोग। नीति आयोग की अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी? के सन्याथनम। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था।
प्रथम वित्त आयोग का अवधि क्या थी? प्रथम 1952 से 1957 तक। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1956 में। दूसरे वित्त आयोग की अवधि थी 1957 से 1962 तक। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। 14वें वित्त आयोग का अवधि क्या था? 15 से 20। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी थे। तीसरे वित्त आयोग की अवधि 1962 से लेकर 1966 तक। तीसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष के नंदा। चौथी वित्त आयोग का अवधि 1966 से 1969 तक। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बीपी राजमन्नार। तो ये देख लीजिए 5वें वित्त आयोग, फिर 6वें वित्त आयोग, उसके जो अध्यक्ष थे वो, और 7वें वित्त आयोग कब हुआ था ये सब देख लीजिए। 7वें वित्त आयोग का अवधि और साथ ही साथ उसके जो अध्यक्ष थे वो देख लीजिए। 8वें वित्त आयोग की अवधि देख लीजिए और साथ में उनका अध्यक्ष देख लीजिए। 9वें वित्त आयोग का अवधि देख लीजिए, साथ में उनका अध्यक्ष कौन थे वो भी देख लीजिए। एन के पी साल्वे हैं। उसी तरह से देख लीजिए 10वें वित्त आयोग का अवधि, साथ में उसका अध्यक्ष। उसके बाद 11वें वित्त आयोग की अवधि, साथ में उसका अध्यक्ष। 12वें वित्त आयोग की अवधि, साथ में उसका अध्यक्ष। उसके बाद 13वें वित्त आयोग की अवधि, साथ में उसका अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष से पहले, जो भी पहले हो। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 में। विभिन्न राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? भारतीय निर्वाचन आयोग को। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधान चुनाव में किया गया था? तो केरल के। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था? शेर था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुआ था। 1939 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह देख लीजिए, हंसिया और बाली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी। ये सब तो आप जानते होंगे। बहुजन समाज पार्टी हाथी है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है हथौड़ा, ताड़ा। तो अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है? 4 बार हुआ है।
चौरास कौन है 84th संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है? 2026 तक। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य? 30 होते हैं प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्षों का होता है। संसद के लोक लेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22 होती है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 79 में मिलता है। 89 में मिलता है। अनुच्छेद 89 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को संबंधित उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 को धन विधेयक कहा गया है। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148। संविधान द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 111। राज्य की विधायक द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 200 में। सभी राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 233। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है? अनुच्छेद 245। केंद्र द्वारा राज्य के सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 275 में। संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 315 में। लोकसभा तथा विधानसभा में व्यक्ति मताधिकार का आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330 में। एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 331। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनीत का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 333। अनुसूचित जातियां जनजातियां एवं पिछड़ा वर्ग के विभिन्न सेवाओं के पदों पर आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 335 में है। अनुच्छेद 335 में। राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 में। पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के ए में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा में से मिलकर बनती है? जो संसद है वो किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति से मिलकर, राज्यसभा और लोकसभा। यह अनुच्छेद 79 में है। कौन से अनुच्छेद में है ये? 79 में। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में मिलता है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बाहर हुई थी, ताशकंद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी। अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, 80 वर्ष की आयु में। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला? डीडी आइजनहॉवर। जो भी है आप नाम देख लीजिएगा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के प्रतिनिधित्व पुनः व्यवस्थित किया गया? दूसरा संवैधानिक संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? छठा संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। तब किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया गया? 7वां संशोधन किया गया था 1956। किस संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? 10वां संशोधन में 1961 में। किस संशोधन के तहत प्रथम सूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन द्वीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? 12वां संशोधन 1962 में। किस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया? तो जब 13वां संशोधन हुआ था 1962 में तब। किस संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और पुडुचेरी को विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी? 14वां संशोधन किया गया था 1963 में तब। किस संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था? 14वां संशोधन 1963 में। किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन कर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 की गई थी? तो 1963 में की गई थी। किस संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत के स्वतंत्र एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया? 16वां संशोधन हुआ था 1963 में, तब यह बात जोड़ी गई थी। किस वर्ष संविधान का 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया था? 1966 में। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका
सुनने का अधिकार दिया, 19वां संशोधन किया गया था तब। किस संशोधन के तहत असम को अलग कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? 22वां संशोधन 1969। किस संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को संशोधन कर सकता है? तो 24वां संशोधन 1971। किस वर्ष 27वां संशोधन कर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया? तो 1971 को। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 41वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1973 में। इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया था। किस संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? 36वां संशोधन हुआ था 1975 में तब। किस संशोधन के तहत राज्य को लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई? 41वां संविधान संशोधन 1976। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता एवं अखंडता आदि शब्द किस संशोधन में जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में तब ये सभी शब्द जोड़े गए थे। संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 15 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो 42वां संशोधन में ही 1976 में हुआ था, उसी में। किस संशोधन के तहत निर्धारित किया गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वां संशोधन हुआ था 1976 तब। किस संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो 42वां संशोधन 1976 में जो हुआ था उसको। किस संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया था? तो हुआ था 42वां संशोधन 1976। किस संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति का स्थान प्रश्न विद्रोह का आधार रखा गया? तो 44वां जब संशोधन हुआ था तब। कौन से संशोधन में संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन 1978 में। कौन से संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी? तो जब 44वां संशोधन 1978 हुआ था तब। किस संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 53वां संशोधन था 1986 में। किस संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? 55वां संशोधन हुआ था 1986 में तब। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था? 56वां संशोधन में मिला था। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया 69 संशोधन 1991 ईस्वी में। 1991 में कौन सा संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो 69 संशोधन कर। किस संशोधन के तहत सरकार सेवाओं को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 50वां संशोधन कर 2001 में।
किस संशोधन के तहत 6 से 24 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया? तो 86वां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? तो 46वां संविधान संशोधन 2002, 46वां 86th संविधान संशोधन 2002। किस संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य की संख्या का 15% किया गया? 91वां संविधान संशोधन। 99 संविधान संशोधन कब किया? 2014 में। इस संशोधन के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया? किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? 100वां संविधान संशोधन कर भारत और बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? कंपनी शासन के रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहा गया कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय स्थापना किया गया? तो कोलकाता में। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। कंपनी शासनकाल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ? तो दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया है वो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया था। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आया था। और किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। कंपनी शासन के किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिपरिषद के व्यवस्था की गई थी? तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1919 में लागू हुआ था। अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो 1909 में जब भारत परिषद अधिनियम हुआ था उसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम से भी जाने जाते हैं। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं? 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, 1909 में ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम था जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रस्तावित किया गया था? 4 जुलाई
1947। किस अधिनियम के तहत भारत को अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947। पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 26 फरवरी 1950। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1971। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 19 के क में। संविधान के किस अनुच्छेद के यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल निवास, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 में है। और अनुच्छेद संविधान के जो अनटचेबिलिटी छुआछूत है वो कौन से अनुच्छेद में है? 17। अनुच्छेद 17 में है। भारतीय संविधान के भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम उल्लेख किया गया? भाग 13 में। भारतीय संविधान के किस अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र को उल्लेख किया गया था? कौन सा 4 भाग में है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन से व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? वह व्यक्ति जिसका जन्म 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम में दिया? नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने में और किसी अन्य जोखिम भरे काम को नियुक्त नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 24। कौन से? अनुच्छेद 24 में। सो चलिए, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन थे 500 यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन 700 क्वेश्चन है किसका? हिस्ट्री का, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।